नमस्कार। यूपी पीसीएस पैनल्स के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। ये जो सीरीज चल रही है ये यूपी पीसीएस 2024 के एग्जाम जो कि 27 अक्टूबर को प्रपोज्ड है, उसके लिए रिवीजन का जो शेड्यूल मैंने दिया था 50 डेज रिवीजन का, उसके अकॉर्डिंग चल रही है। और आज उस रिवीजन शेड्यूल का तीसरा दिन है। आज जो तारीख है वो है 8, और आज का जो टारगेट हमारे पास है वो है, आज हम लोगों को पढ़ना है वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड के लिए हम लोगों ने यहाँ पर 2 दिन रखे हैं, 8 सितंबर और 9 सितंबर को। आज हम लोग वैदिक पीरियड में केवल जो वेदों वाला पार्ट है, जो साहित्य वाला पार्ट है, उसको कवर करेंगे। और जो आर्यों वाला पार्ट है, वो चाहे लेटर वैदिक पीरियड वाले आर्य हों या ऋग्वैदिक काल के आर्य हों, उनको हम लोग कल यानी कि 9 सितंबर के वीडियो में कवर करेंगे रिवीजन में, क्योंकि वैदिक पीरियड के लिए हम लोगों ने 2 दिन रखे हैं। साथ ही साथ ज्योग्राफी में हम लोगों को आज नॉर्दर्न प्लेज यानी कि उत्तर भारत के मैदानों को देखना है। एनवायरनमेंट आप लोग कर ही रहे होंगे, और करंट आप लोग करने को मैंने बोला था सितंबर 2023 के करंट के लिए आज तीसरा दिन है। आप उसको साथ साथ करंट को तैयार करते जाइए, करंट को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। और आर्टिकल्स आपसे मैंने रोज 10 आर्टिकल्स याद करने को बोला हुआ है, 10 आर्टिकल्स आप रोज याद करिए। आज आपको याद करने हैं आर्टिकल नंबर 21 से लेके आर्टिकल नंबर 35 तक। आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि पॉलिटी हम लोग अलग से रिवाइज करेंगे। आपको केवल आर्टिकल 21 से लेके आर्टिकल 35 तक के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल 21 में कौन सा फंडामेंटल राइट है, 22 में कौन सा, और ऐसे करते करते आपको 35 तक जाके उसको याद कर लेना है। तो ये वाला जो वीडियो है ये पहला वीडियो है। आज 8 सितंबर को डे 3 के टारगेट का, और इस पहले वीडियो में हम लोग बात करेंगे नॉर्दर्न माउंटेन्स की। इसके बाद जो दूसरा वीडियो आपको मिलेगा कुछ देर बाद, वो मिलेगा आपको वैदिक पीरियड का, हिस्ट्री का। तो नॉर्दर्न प्लेन्स की हम लोग बात शुरू कर लेते हैं, रिवीजन शुरू कर लेते हैं। एक बात मैं आपको और क्लियर कर दूं यहाँ पर, कि यहाँ पर हम लोग ये जो आज अभी कर रहे हैं बेसिकली ये रिवीजन क्लास है। और हम लोग इसमें उतना डिटेल्ड में नहीं जाएंगे जितना हम लोग नॉर्मल क्लास में जाते हैं। लेकिन फिर भी एक बात ये आपके दिमाग में क्लियर रहनी चाहिए कि हम लोग कोई भी एस्पेक्ट नहीं छोड़ेंगे। नॉर्दर्न प्लेन्स और जो भी टॉपिक्स हम लोग उठाएंगे उसके सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग क्लास में, इस रिवीजन क्लास में कवर करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो हम लोग रेगुलर क्लास में करते हैं और ये क्लास में करते हैं तो कुछ छूट जाएगा। ये रिवीजन क्लास है, जाहिर सी बात है रिवीजन थोड़ा सा स्पीड से होता है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर वो जो वहां पर 3 क्लास में होता था हम लोग यहाँ पर 1 क्लास में कवर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं और नॉर्दर्न प्लेन्स की पॉइंट्स को देखते हैं। तो नॉर्दर्न प्लेन्स की बात अगर हम लोग करें तो हम लोगों ने कल के जो रिवीजन क्लास था उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो इंडिया की फिजियोग्राफी है, इंडिया का जो भौगोलिक विभाजन है, उसको 5 और एनसीईआरटी के हिसाब से 6 पार्ट्स में बांटा गया। तो इसमें से एक नॉर्दर्न माउंटेन्स था जिसको हम लोगों ने कवर कर लिया था, और आज हम लोग बात करेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स की। अगर हम नॉर्दर्न प्लेन्स या उत्तर के मैदानों की बात करें तो जो उत्तर के मैदान है ये भारत के भौगोलिक विभाजन की सबसे नवीन संरचना है। मोस्ट रिसेंट जो फिजियोग्राफिकल फीचर है इंडिया का वो है। सबसे पुराना अगर देखें तो सबसे पुराना है भारत का प्रायद्वीपीय पठार यानी कि पेनिनसुलर प्लेट्यू। क्यों है सबसे पुराना, इसको हम लोग जब पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ेंगे तो वहां पर क्लियर करेंगे। फिलहाल अगर जो सबसे नवीन संरचना है वो हमारे पास उत्तर का मैदान है। ठीक। अब उत्तर के मैदान को, नॉर्दर्न प्लेन्स को हम लोग कई सारे और नामों से जानते हैं, जैसे उसको हम लोग गंगा का मैदान भी बोलते हैं। गंगा के मैदान के अलावा इसको हम लोग सिंधु गंगा का मैदान भी बोलते हैं, है ना। या इंडो गैंगेटिक प्लेन इंग्लिश में अगर बोले तो उसको हम लोग इंडो गैंगेटिक प्लेन के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिकली ये जो प्लेन है कैसे बना है, तो हिमालय से बहकर जो भी नदियां आ रही हैं, चाहे वो इंडस रिवर हो या उसके ट्रिब्यूटरीज हो, गंगा रिवर हो या उसके ट्रिब्यूटरीज हो, और जो ब्रह्मपुत्र और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हिमालय से बह के आ रही हैं, उन नदियों का, उन नदियों के जो अवसाद हैं, उनसे जो सेडिमेंट्स बह के आए, उनसे जो निक्षेप बह के आए, उन निक्षेपों के जमाव से इस नॉर्दर्न प्लेन का विकास हुआ है। तो बेसिकली अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो नॉर्दर्न प्लेन हम लोग बेसिकली क्या बोल सकते हैं, नॉर्दर्न प्लेन बेसिकली एल्यूवियल प्लेन है। या हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये एक जलोढ़ मैदान है। जलोढ़ मैदान क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है वो किससे हुआ है, एल्यूवियल डिपॉजिट से हुआ है। या हम बोल सकते हैं कि जलोढ़ से हुआ है। जलोढ़ क्या है, जलोढ़ वो
पदार्थ हैं जो नदियों के द्वारा बहाकर लाए जाते हैं और एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं, इसीलिए इसको एलुवियल या जलोढ़ मैदान बोलते हैं। और हम जानते हैं कि नदियों के द्वारा बहाकर जो भी चीजें लाई जा रही हैं, ह्यूमस है, दूसरे जो मिनरल्स हैं और जो बाकी चीजें नदियों के द्वारा कटाव करके लाई जाती हैं और फिर उसको डिपॉजिट किया जाता है, ये बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होता है। ये कैसा होता है? बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होता है। और इस वजह से ये जो नॉर्दर्न प्लेन है, ये नॉर्दर्न प्लेन भी बहुत ज्यादा कैसा है? फर्टाइल है, बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है। ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो नॉर्दर्न प्लेन का जो डिवीजन किया गया है वो दो तरीके से किया गया है। अगर हम इसका वर्गीकरण करें या इसका विभाजन करें, तो नॉर्दर्न प्लेन को का भी वर्गीकरण या विभाजन किया गया है। और ये विभाजन दो तरीके से किया गया है। इसका जो पहला विभाजन है, वो पहला विभाजन है उत्तर से दक्षिण की ओर, और जो दूसरा विभाजन है वो है पूर्व से पश्चिम की ओर। या इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर विभाजन है। तो नॉर्दर्न प्लेन्स को दो तरीके से डिवाइड किया गया है, उत्तर से दक्षिण की ओर इसको कुछ रीजन्स में बांटा गया है, और ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट भी इसको कुछ रीजन्स में बांटा गया है। हम इन दोनों को पढ़ेंगे, इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे, क्या क्या खास बातें हैं उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि इसका जो नॉर्थ टू साउथ डिवीजन है, उत्तर से दक्षिण की ओर जो इसका विभाजन है, वर्गीकरण है, वो कैसा है। तो यहाँ पर उत्तर से दक्षिण की ओर इसको भागों में बांटा गया है। पहला भाग है भाबर, फिर तराई, फिर बांगर और फिर खादर। यानी कि भाबर, तराई, बांगर और खादर। इसको थोड़ा सा हम लोग पिछली क्लास से लिंक करते हैं। हम लोगों ने देखा था कि भारत के सबसे उत्तर में क्या है? हिमालयाज है ना। हिमालयाज की भी तीन ब्रांचेस थी। ग्रेट हिमालय यानी कि हिमाद्री, मिडिल हिमालय हिमालय यानी कि हिमांचल, और क्या था? शिवालिक था। जैसे ही शिवालिक खत्म होता है, शिवालिक के खत्म होते ही यहाँ पर शुरू हो जाता है क्या? यहाँ पर शुरू हो जाता है भाबर। भाबर के ठीक दक्षिण में हमारे पास शुरू हो जाता है तराई, और तराई के बाद हमारे पास आता है बांगर और खादर। ये हमारे आते हैं। तो सबसे पहले नॉर्दर्न माउंटेन्स, उसके बाद नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। और अगर हम डिवीजन की बात करें तो ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय के बाद हमारे पास शिवालिक, शिवालिक के ठीक नीचे, शिवालिक के ठीक दक्षिण में हमारे पास भाबर है, भाबर के ठीक बाद तराई है, और उसके बाद हमारे पास बांगर और खादर आते हैं। तो ये क्रम एग्जाम में बहुत पूछ देता है कि भाबर, तराई, बांगर और खादर को एक सीक्वेंस में सजाइए, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर। तो आपको ये क्रम याद होना चाहिए। इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, और आगे हम लोग देख लेते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग, की भाबर, खादर, बांगर वगैरह 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 की क्या कैरेक्टरिस्टिक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाबर की। तो भाबर बेसिकली क्या है? भाबर, जैसे मैंने बताया कि शिवालिक के ठीक बाद भाबर शुरू हो जाता है, तो हम ये बोल सकते हैं कि भाबर जो है वो हिमालय की जो सबसे आउटर जो रेंज है, जिसका नाम शिवालिक है, जिसकी जो ऊंचाई में तीनों से सबसे छोटा है, और मुख्यतः एलुवियल डिपॉजिट से बना हुआ है, वो है शिवालिक। उसका जो पाद प्रदेश है, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं जो फुटहिल है, ये जो फुटहिल है, इस फुटहिल पर हमको मिलता है भाबर। बेसिकली क्या होता है कि जो नदियां पहाड़ों से बहकर नीचे आ रही हैं, वो जब पहाड़ से नीचे आती हैं तो अपने साथ पहाड़ के बड़े बड़े पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में, कभी कभी बड़े बड़े टुकड़ों में भी अपने साथ बहा कर ले आती हैं। और जैसे ही वो समतल मैदान पर पहुंचती हैं, तो जो बड़े बड़े टुकड़े हैं, क्योंकि पहले तो वो ग्रेविटी के फोर्स से नीचे पानी के साथ आ रहे थे, पानी के साथ बह रहे थे, लेकिन अब क्योंकि वो समतल में आ गए तो ग्रेविटी का फोर्स खत्म हो गया, तो पानी अब उनको अपने पावर के साथ आगे बहुत दूर तक बहाकर नहीं ले जा सकता। तो अब वो वहीं पर जैसे ही समतल मैदान पर आते हैं, तो समतल मैदान पर आने के बाद वो वहीं पर रुक जाते हैं, आगे बहना बंद कर देते हैं। तो वहां हमको हिमालय के फुटहिल पर, शिवालिक के फुटहिल पर बड़े बड़े पथरीले जो मैदान है वो देखने को मिलते हैं। ये इस तरीके के बड़े बड़े पत्थर वहां पर हमको देखने को मिलते हैं। आपने देखा, अगर आप कभी गए होंगे, या अगर आप कभी आपने कोई यूट्यूब में देखा होगा, तो अगर आप वहां पर आप लगाएंगे, जैसे उत्तराखंड का जो फुटहिल एरिया है, वहां पर आपको, या जहाँ पर हरिद्वार है, वहां पर आपको इस तरीके के बड़े बड़े पत्थर आपको देखने को मिल जाएंगे। यही बेसिकली क्या है? भाबर है। और इसकी जो लंबाई है, शिवालिक के बाद 8 से 16 किलोमीटर लंबी पतली पट्टी के रूप में ये फैला रहता है। और ये बेसिकली जहां जहां हिमालयन रिवर्स मिलेंगी, आपको वहां वहां ये मिलेगा। और ये आपको मिलेगा सिंधु नदी से तीस्ता नदी तक,
उधर भी ब्रह्मपुत्र की तरफ भी मिलता है, लेकिन जो नॉर्थ ईस्ट है पूरा क्योंकि पहाड़ी इलाका है तो भाबर उतना ज्यादा वहां पर एक्सपेंशन उसका नहीं है। लेकिन सिंधु नदी से तीस्ता तक इसका प्रॉपर एक्सपेंशन आपको मिलता चला जाएगा। यहाँ पर बेसिकली क्या है, क्योंकि भाबर है और ये पत्थर पड़े हुए हैं, तो नदियां जब ऊपर से आती हैं तो नदियों का पानी बेसिकली क्या होता है, ये लिखा मिलता है आपको किताबों में कि नदियां जो है वो भाबर में आके गायब हो जाती हैं और तराई में आके दोबारा से दिखाई पड़ने लगती हैं। तो ये गायब नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर एक बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, तो पानी पत्थरों के ऊपर फाने के तो बहने नहीं लगेगा, वो पत्थरों के नीचे से बहना शुरू कर लेता है, क्योंकि वो पोरस होते हैं, तो पत्थरों के नीचे से बहना शुरू हो जाता है। और ऊपर पत्थर पड़े हुए हैं, तो हमको वो सतह पर नहीं दिखता, क्योंकि वो पत्थरों के नीचे से बहकर जा रहा है। और तराई रीजन आने के बाद जब ये पत्थर खत्म हो जाते हैं तो वो फिर से जमीन पर पानी हमको दिखाई देना शुरू हो जाता है। इसीलिए बोलते हैं कि भाबर में नदियां जो है वो लुप्त हो जाती हैं और तराई में दोबारा से अपीयर होना शुरू हो जाती हैं। ठीक। वर्षा में क्योंकि पानी ज्यादा होता है तो ये ऊपर भी हमको दिखाई देता है, तो वर्षा के अलावा साल के बाकी समय नदियों का पानी जमीन में गायब हो जाता है। ध्यान रखिए, गायब नहीं होता है, दिखता नहीं है। ठीक। भाबर के बाद जो हमारे पास अगली भाबर के बाद हमारे पास जो अगली जो रीजन है वो आता है तराई। तराई में हमारे पास पीलीभीत हो गया, लखीमपुर हो गया, ये सारे जो रीजन्स हैं तराई रीजन्स में आते हैं। जिम कॉर्बेट जो नेशनल पार्क है वो भी तराई रीजन में ही बसा हुआ है। तराई जो है ये भाबर के ठीक साउथ में हमारे पास सिचुएटेड है, ठीक दक्षिण में सिचुएटेड है। ये बेसिकली क्योंकि यहाँ पर अभी तक तो पथरीला इलाका था भाबर में, और अब पथरीला इलाका खत्म होकर जो नॉर्मल हमारे पास मिट्टी वाला इलाका है वो आया, और जो नदियां हैं ये दोबारा यहाँ से अपीयर होना शुरू हो जाती हैं। तो ये इलाका बेसिकली बहुत ज्यादा दलदली होता है, मार्शी होता है। दलदली और मार्शी होने की वजह से यहाँ पर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, साथ ही साथ यहाँ पर मच्छरों वगैरह का प्रकोप भी ज्यादा होता है, क्योंकि ये एक नम इलाका होता है। तो ये दलदली यानी कि मार्शी स्थल है। और ये वो पहली जगह है जहां पर नदियां अपना एलुवियल डिपॉजिट करना शुरू कर रही हैं। वो पहाड़ों से ह्यूमस ला रही हैं, दूसरी चीजें ला रही हैं, मिनरल्स ला रही हैं, और वो यहाँ से डिपॉजिट होना शुरू होता है और पूरे नॉर्दर्न प्लेन में डिपॉजिट होता रहता है। तो ये जो तराई वाला रीजन है ये बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है, बहुत फर्टाइल है तराई वाला रीजन यहाँ पर। ठीक। तो नदी उतरने के बाद भाबर में गई और भाबर के बाद यहाँ पर अपीयर हो गई, बहुत फर्टाइल एरिया हमारे पास होता है। यहाँ पर बेसिकली देखिए लिखा भी हुआ, जो जलधाराएं भाबर में गायब हो जाती हैं वो तराई में पुनः प्रकट हो जाती है। तराई जो रीजन था बेसिकली यहाँ पर साल के जंगल पाए जाते थे। साल के जंगल, साल एक वृक्ष होता है, साल ट्री के फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते थे। आप अभी भी अगर जिम कॉर्बेट जाएंगे तो जिम कॉर्बेट में आपको साल का जंगल आपको देखने में को मिलेगा, साल का पेड़ आपको देखने को मिलेगा, इसकी लकड़ी बहुत टिकाऊ होती है। उसके बारे में कहा जाता है कि 100 साल खड़ा, 100 साल पड़ा और 100 साल सड़ा, यानी कि वो 100 साल तक तो खड़ा रहता है, तो जब वो गिर जाता है तो 100 साल तो वैसे ही पड़ा रहता है, उसमें कुछ भी नहीं होता, और उसके बाद उसको सड़ने में भी 100 साल लग जाते हैं। ये एक कहावत है साल के बारे में। तो बहुत ही ज्यादा टिकाऊ लकड़ी साल की होती है। साल के बड़े बड़े जंगल इस तरह रीजन में पाए जाते थे, लेकिन आजादी के बाद जब खेती का एक्सपेंशन किया गया तो साल के जंगलों को काटा गया। बहुत सारे रेफ्यूजीज जो पाकिस्तान वगैरह से आए, तो उनको भी बसाने के लिए साल के जंगलों को काटा गया। तो ये जंगल अब लगभग खत्म होने के कगार पे है, लेकिन फिर भी जो जो हमारे पास संरक्षित एरियाज हैं, तो नेशनल पार्क्स के अंतर्गत आ रहे हैं, जो हमारे पास रिजर्व्स के अंतर्गत आ रहे हैं, जैसे जिम कॉर्बेट का मैंने नाम लिया, वहां पर अभी भी आपको ये साल के बड़े बड़े और पुराने पेड़ आपको देखने को मिल जाएंगे तराई रीजन में। तराई के बाद जो अगला हमारे पास रीजन आता है वो बांगर और खादर का आता है। बांगर और खादर का साथ में ही पढ़ लेते हैं। तो ये अब शुरू होता है तराई के बाद का रीजन। इन दोनों बांगर और खादर को अलग अलग ना समझ के एक साथ समझने की बात हम लोग करते हैं। तो नदियां ऊपर से आ रही हैं, ये नदियां बेसिकली क्या करती हैं, जब ऊपर से आती हैं तो अपना एलुवियल डिपॉजिट जमा करती जाती हैं। जब ये एलुवियल डिपॉजिट जमा करती जाती हैं तो ये जहां से बह रही हैं वो समय के साथ धीरे 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 वो एरिया क्या हो जाता है, एलुवियल डिपॉजिट से बढ़ जाता है, और नदी अपना जो रास्ता है वो यहाँ से बदलना शुरू कर देती है। अब भाई यहाँ से अगर नदी बह रही है और यहाँ पर डिपॉजिट होना शुरू हो गया तो धीमे धीमे ये इलाका क्या हो गया, रेत से, मिट्टी से, गाद से भर गया। तो जब ये बराबर में आ गया तो नदी अब थोड़ा सा हट के बहने लगेगी, कहते हैं ना नदी तटों से दूर हो गई। क्यों दूर हो गई? क्योंकि वो इलाका भर गया। तो अब वो पुरानी जगह जहां से नदी पहले बह रही थी लेकिन अब नहीं बह रही है, उस जगह को क्या बोलते हैं? उस जगह को बांगर बोलते हैं। और इस समय नदी जिस इलाके से बह रही है उस इलाके को क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं।
खादर को आप समझिए खाली जगह। खाली मतलब जहां पर निचाई है, निचाई से पानी बहेगा, और जहां बांगर है वो ऊंचा हो गया तो वहां से पानी नहीं पहुंचेगा। बाढ़ भी आ जाएगी तो खादर बांगर अब इतना ऊंचा हो गया है कि वहां पर अब बाढ़ का पानी भी नहीं पहुंचता है। तो बांगर क्या है, यहाँ पर पहले नदी बहती थी, अब नदी ने रास्ता बदल दिया क्योंकि ये इलाका ऊंचा हो गया है नदी के डिपॉजिट्स को लाने की वजह से। तो अब यहाँ पर नदी नहीं बह रही है। अब जहां से नदी बह रही है वो क्या है, वो खादर है। ठीक। तो बांगर है पुराना जलोढ़ मैदान जहां अब नदी का पानी नहीं पहुंच पाता। और यहाँ पर क्योंकि पहले नदी ला ला के इसने डिपोजिशन किया होता है, तो यहाँ की मिट्टी थोड़ी सी बहुत मतलब फर्टाइल तो होगी होगी, लेकिन थोड़ी सी कैल्सीरियस हो जाती है। कैल्शियम की मात्रा यहाँ की मिट्टी पर ज्यादा होती है, और हम देखेंगे कि यहाँ की मिट्टी पर हमेशा ऊपर थोड़ी सी पपड़ी आपको जमी मिलेगी। और यहाँ की मिट्टी पे आपको छोटे छोटे पत्थर मिलेंगे, जो पत्थर तो नहीं होते, हाँ कैल्शियम के डिपॉजिट्स होते हैं जिनको हम कंकड़ बोलते हैं। और इस मिट्टी को क्या बोलते हैं, इस मिट्टी को कांप मिट्टी बोलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर क्या हो गया, परत हो गई। ठीक है। तो बांगर की खास बात क्या है, पुराना जलोढ़ मैदान है और यहाँ पर कांप मिट्टियां पाई जाती हैं। कांप मिट्टियां क्या हो गई मैंने आपको बताया। और कंकड़ क्या होते हैं वो भी मैंने आपको बताया, कैल्शियस डिपॉजिट। चूनायुक्त संग्रंथन पाए जाते हैं जिसको हम कंकड़ कहते हैं। ये दोनों कहाँ मिलते हैं, ये दोनों बांगर के मैदान में मिलते हैं। बांगर के बाद अगला है हमारे पास खादर। खादर बेसिकली क्या है, नया जलोढ़ मैदान है और इसे कछार भी कहते हैं। ठीक। यहाँ पर भूमिगत जल का ये अच्छा संग्रह, क्योंकि पानी भरा रहता है तो जिस जिसको नीचे चला जाता है तो भूमिगत गत जल यहाँ पर थोड़ा सा जो वाटर लेवल है वो अच्छा रहता है। और यहाँ पर नदी एक तो बह रही है, और जब बाढ़ आती है तो और आसपास के इलाके में एक फैल जाती है। तो यहाँ पर नदी हर साल अपने साथ पहाड़ों और ऊपर के एरिया से जो मिट्टी लेकर आई गई है उसको यहाँ पर फैला देती है, जिसकी वजह से ये इलाका बहुत ज्यादा उपजाऊ हो जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, बांगर तो उपजाऊ है ही, वहां पर पूरे साल आप खेती कर सकते हैं, लेकिन जो खादर इलाका है ये उपजाऊ होने के बावजूद भी खेती के लिए उतना सूटेबल नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, क्योंकि बारिश के मौसम में हर साल यहाँ पर बाढ़ आ जाती है। बाढ़ जब यहाँ पर आ जाएगी तो फसल कैसे लगाएंगे। दूसरी बात यह है कि जैसे हम भारत में तीन फसलें लेते हैं, रबी, खरीफ और जायद की फसल। तो यहाँ पर जो बरसात के मौसम की फसल है वो हम नहीं ले सकते क्योंकि बाढ़ आ जाती है, पानी बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर साल में दो फसलें ली जा सकती हैं, जो बारिश के मौसम के अलावा जो दूसरी फसलें होती हैं रबी और खरीफ की, वो यहाँ पर ली जा सकती हैं और अच्छी उपज यहाँ पर होती है। ठीक। तो ये जो इलाका है ये तराई इलाका है। इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो मैंने बताया कि यहाँ पर दो फसलें ही उगाई जा सकती हैं, तराई रीजन के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज है। अब ये तो हमारा हो गया बेसिकली क्या, नॉर्थ टू साउथ डिवीजन जो मैंने बताया, भाबर, तराई, बांगर और खादर। सीक्वेंस ध्यान रखना है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो मैंने बताई वो आपको ध्यान रखनी है, याद रखनी ही है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं रेह और कल्लर। एक कैरेक्टरिस्टिक होता है यहाँ पर जहाँ पर सिंचाई बहुत ज्यादा होती है। ठीक। तो वहां पर बेसिकली लीचिंग हो जाती है, और लीचिंग की वजह से जमीन के ऊपर एक सफेद सफेद परत जम जाती है। ठीक, सफेद सफेद परत जम जाती है, और सफेद परत वाली इस जमीन को, इस मिट्टी को जिसमें सफेद परत जमी हुई है उसको क्या बोलते हैं, उसको रेह बोलते हैं। और ये उत्तर प्रदेश और हरियाणा के इलाकों में पाई जाती है। इस रेह का एक यूज भी होता है, जब गन्ने से गुड़ बनाते हैं तो उस गुड़ में जो गंदगी गन्ने की होती है उसको हटाने के लिए इसी रेह का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक प्रकार की मिट्टी होती है, रेह या कल्डर बोलते हैं इसको। भूड़ भी बेसिकली क्या है, एक प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक है। जमीन बेसिकली अगर हम लोग देखें तो जमीन पथरीली जमीन है और इसके ऊपर यहाँ पर मिट्टी वगैरह जमी होती है, तो ये उतनी ज्यादा पथरीली हमको लगती नहीं है। लेकिन जब किसी वजह से इरोजन वगैरह से या किसी और वजह से, नदियों की वजह से या हवा की वजह से, जब ये ऊपर की जो नरम मिट्टी है वो हट जाती है, तो नरम मिट्टी हटने के बाद नीचे जो कंकरीली पथरीली जमीन है वो निकल के सामने आ जाती है। तो जो ककरीली पथरीली जमीन निकल कर सामने आ गई, ऊपर की मुलायम हट्टी मिट्टी हट जाने के बाद उसको क्या बोलते हैं, भूड़ बोलते हैं। यानी कि आवरण क्षय के कारण जहाँ ऊपर की मुलायम मिट्टी नष्ट हो गई है वहां पाई जाने वाली कंकरीली ऊंची भूमि को भूड़ बोला जाता है। इतनी बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अगला हमारे पास हम लोग देखें तो अब हम लोग देखेंगे इसका, यानी कि जो नॉर्दर्न प्लेन है इसका वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट डिवीजन।
तो इसका वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट डिवीजन अगर हम लोग देखें तो इसको डिवाइड किया गया है। पश्चिम से पूर्व की तरफ अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले राजस्थान का मैदान आता है। ये हमारे पास अगर देखा जाए तो ये जो है ये राजस्थान का मैदान है। ये आपका नॉर्दर्न प्लेन है पूरा जितना आपको ये दिख रहा है। ये क्या है? ये आपका नॉर्दर्न प्लेन है। इसके ऊपर क्या है? शिवालिक है। ठीक। अब ये नॉर्दर्न प्लेन को अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। ये जो इलाका है ये इलाका हमारे पास राजस्थान प्लेन है। ये इलाका हमारा पंजाब प्लेन है। ये हमारा गंगा का मैदान है और ये हमारा ब्रह्मपुत्र या असम का मैदान है जो नंबर 4 से यहाँ पर डिनोटेड है। ठीक है। तो अब इसको पश्चिम से पूर्व की तरफ डिवाइड किया गया तो सबसे पहले राजस्थान का मैदान आएगा। उसके बाद पंजाब का मैदान आएगा। उसके बाद गंगा का मैदान आएगा। और उसके बाद असम का मैदान आएगा। इसको हम लोग इसी सीक्वेंस में पढ़ते हुए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ लेते हैं राजस्थान का मैदान। राजस्थान के मैदान की अगर हम लोग बात करें तो ये राजस्थान के मैदान को डिटेल में दिखाया गया है। राजस्थान का मैदान क्योंकि इस नॉर्दर्न प्लेन के सबसे वेस्ट में सिचुएटेड है इसलिए इसको हम लोग पश्चिमी मैदान भी बोलते हैं। बिल्कुल वेस्ट में सिचुएटेड है इसलिए उसको हम पश्चिमी मैदान भी बोलते हैं। यहाँ पर एक माउंटेन रेंज पाई जाती है जिसको हम अरावली बोलते हैं। ये बेसिकली अगर हम लोग देखें तो ये अरावली है जो गुजरात से लेके फैली हुई है। कहाँ पर? दिल्ली रिज तक फैली हुई है। अरावली कहाँ तक फैली हुई है? गुजरात से लेके दिल्ली रिज तक ये फैली हुई है। ये एक पुराना फोल्ड माउंटेन है, एक पुराना वलित पर्वत है जो अब घिस गया है, इसका अवक्षय हो गया है। तो आज ये किस रूप में है? आज ये अवशिष्ट पर्वत के रूप में है। कौन? अरावली आज एक अवशिष्ट पर्वत के रूप में है, रेजिडुअल माउंटेन के रूप में है। हम देखते हैं गोवर्धन पर्वत का हम लोग सब नाम जानते हैं जिसको भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था जब वर्षा हो रही थी और इंद्र की पूजा करने से उन्होंने मना कर दिया था। और आज भी मथुरा के आसपास के इलाके में हम लोग देखते हैं कि गोवर्धन की परिक्रमा होती है। तो ये जो गोवर्धन पर्वत है ये बेसिकली इसी अरावली का ही भाग है और ये बहुत ही नीचा हो गया है क्योंकि ये अवशिष्ट पर्वत है। लेकिन ये माना जाता है कि किसी जमाने में ये जो अरावली थी वो इतनी ऊंची थी कि आज के हिमालय की ऊंचाई भी इसके सामने छोटी पड़ जाए। ठीक। तो ये अरावली है। अरावली से अगर हम वेस्ट की तरफ देखें तो अरावली के ठीक वेस्ट में पाया जाता है राजस्थान बांगर। राजस्थान बांगर पाया जाता है। ये जो राजस्थान बांगर है हम मानते हैं राजस्थान में पूरा का पूरा डेजर्ट है लेकिन ऐसा नहीं है, राजस्थान पूरा डेजर्टिक नहीं है। अरावली के ठीक पश्चिम का जो इलाका है, ठीक वेस्ट का जो पार्ट है वो वेस्ट का पार्ट फर्टाइल है और उसको नाम दिया जाता है राजस्थान बांगर। और ये फर्टाइल क्यों है? क्योंकि यहाँ पर कुछ नदियां हैं। जैसे यहाँ पर एक नदी बहती है लूनी। ये लूनी नदी यहाँ पर बहती है। और ये जो लूनी नदी है इसके बारे में खास बात यह है कि ये भारत की अकेली लैंड लॉक्ड रिवर है। कैसी रिवर है? लैंड लॉक्ड रिवर है। हिंदी में बोले तो एक भू आबद्ध नदी है। भू आबद्ध नदी वो नदी होती है जो किसी समुद्र में नहीं गिरती, किसी दूसरी वाटर बॉडी में जाकर नहीं मिलती हैं, बल्कि ये जमीन में ही उत्पन्न होती है और जमीन में ही जाकर क्या हो जाती हैं? लुप्त हो जाती हैं। तो ये लूनी नदी जो है वो इसी प्रकार की नदी है। ये समुद्र में जाकर नहीं मिलती है बल्कि ये कच्छ के रण में जाकर क्या हो जाती है? गायब हो जाती है। ठीक। भूआबद्ध नदी समझ गए होंगे। राजस्थान में बांगर जो ये इलाका है, ये जो राजस्थान बांगर का इलाका है यहाँ पर रोही ट्रैक्ट्स पाए जाते हैं। जमीन की कुछ पट्टियां पाई जाती हैं। ये जमीन की ये पट्टियां बेसिकली उपजाऊ होती हैं। फर्टाइल कुछ ट्रैक्स पाए जाते हैं यहाँ पर। ये फर्टाइल ट्रैक जो है इनको रोही ट्रैक्स कहा जाता है जो कि बहुत उपजाऊ हैं। अच्छा, लूनी बेसिकली क्या है? लूनी नदी का जो पानी है वो खारा है, उसमें नमक है। और नमक को क्या बोलते हैं? लून बोलते हैं राजस्थान के इलाके में। तो उस लून की वजह से, नमक इसके पानी में मौजूद है इस वजह से इसका नाम लून से लूनी नदी पड़ जाता है। राजस्थान बांगर के और अगर हम वेस्ट में चले तो यहाँ पर पाया जाता है थार डेजर्ट। थार डेजर्ट पाया जाता है। थार बेसिकली एक ट्रॉपिकल डेजर्ट है। ठीक। पृथ्वी में 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में जो डेजर्ट पाए जाते हैं वो चाहे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पाए जाएं या वो चाहे साउदर्न हेमिस्फीयर में पाए जाएं, 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के बीच पाए जाने वाले जो डेजर्ट है उनको हम ट्रॉपिकल डेजर्ट बोलते हैं। आप अगर ग्लोब में देखेंगे तो ये जो थार डेजर्ट है ये 15 से 30 डिग्री के लैटिट्यूड के बीच में आपको देखने को मिलेगा। और इसीलिए थार डेजर्ट को बोला जाता है कि ये ट्रॉपिकल डेजर्ट है। और ये थार डेजर्ट दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला डेजर्ट है। इस बात को आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। राजस्थान में ये जो राजस्थान मैदान है, राजस्थान का प्लेन है, इस प्लेन में कई सारी हमको लेक्स मिलती हैं, जो बेसिकली कैसी लेक्स हैं? सॉल्टी लेक्स हैं, नमकीन पानी की लेक्स हैं। जिनमें इंपॉर्टेंट हमारे पास कौन कौन सी है? सांभर, डिडवाना, डिगाना, पचपदरा, कुचामन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये हमारी यहाँ पर सॉल्ट वाटर लेक्स पाई जाती हैं। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है, तो उसका जवाब होगा चिल्का लेक। और अगर पूछा जाए कि भारत की मुख्य भूमि के अंदर सबसे बड़ी सॉल्ट वाटर लेक कौन सी है, तो उसका जवाब होगा सांभर। ठीक है, उसका जवाब होगा सांभर लेक। ये सवाल अभी कुछ समय पहले यूपी पीसीएस में पूछा गया था। आयोग ने पहले इसका जवाब तो सांभर लेक माना था, लेकिन इसका जो सही जवाब है वो चिल्का लेक है, और बाद में आयोग ने उस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया, क्योंकि चिल्का लेक ही सही जवाब है। राजस्थान मैदान के बाद जो अगला मैदान हमारे पास आता है वो आता है पंजाब का मैदान, यानी कि पंजाब का प्लेन। पंजाब प्लेन्स की अगर बात करें तो पंजाब प्लेन ही क्यों, जो हमारे पास राजस्थान प्लेन है, राजस्थान प्लेन भी बेसिकली सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा हमारे पास सिंचित होता है। राजस्थान प्लेन कैसे सिंचित होता है, अभी हम लोग थोड़ी देर में उसको देखेंगे। बेसिकली अगर हम लोग पंजाब के मैदान को देखें तो पंजाब का जो मैदान है वो रावी, ब्यास और सतलज नदियों के द्वारा वो सिंचित होता है। यहाँ से बहकर बहती हैं रावी, ब्यास और सतलज नदियां। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखें कि जो पंजाब प्लेन है, पंजाब प्लेन के ठीक वेस्ट में हमारे पास कौन सा है? राजस्थान प्लेन। पंजाब प्लेन के ठीक वेस्ट में राजस्थान प्लेन है। पंजाब प्लेन के जो ईस्ट है, ईस्ट में हमारा गैंगेटिक प्लेन है। और इसके ऊपर अगर हम लोग देखें तो इसके ऊपर आपका शिवालिक और भाबर पाया जाता है। ये जो हिस्सा है ये आपका पंजाब प्लेन, ये वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा हमारा बेसिकली अगर देखें तो पंजाब प्लेन ये कहलाता है। पंजाब प्लेन में आपकी 3 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी जो है वो कवर होती है। अगर हम 3 स्टेट्स की बात करें तो यहाँ पर जो 3 स्टेट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? यहाँ पर है पंजाब, हरियाणा और न्यू दिल्ली। पंजाब के प्लेन के वेस्ट में यहाँ पर पाकिस्तान की इंटरनेशनल बाउंड्री भी है, और नीचे यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो गुजरात से आने वाली जो अरावली है वही पंजाब प्लेन को जो है वो टच कर रही है। यमुना नदी भी पंजाब प्लेन को छूते हुए बहती है, और अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जो यमुना नदी है वो पंजाब प्लेन और गैंगेटिक प्लेन के बीच में एक बाउंड्री लाइन को क्रिएट करती है। यहाँ पर अगर एक चीज और देखें तो यहाँ पर जो नदियां बह रही हैं वो तो पानी तो लेके आ ही रही हैं, लेकिन यहाँ जो पंजाब प्लेन की जो टोपोग्राफी है वो बेसिकली थोड़ी सी हट के है। पंजाब प्लेन का जो बीच का इलाका है वो बीच का इलाका अपने आसपास के इलाकों के मुकाबले कैसा है? नीचा है। ठीक है, यानी कि इसकी जो टोपोग्राफी है वो कैसी टोपोग्राफी है? बेसिन टोपोग्राफी है। तो पंजाब प्लेन की टोपोग्राफी हमारे पास बेसिन टोपोग्राफी है। लेकिन ये क्योंकि सिंध नदी और उसकी जो सहायक नदियां उनके द्वारा सिंचित है, तो बेसिकली यहाँ पर ये जो इलाका ये बहुत ज्यादा उपजाऊ है। और हम ये जानते हैं कि पंजाब और हरियाणा भारत के सबसे ज्यादा उपजाऊ राज्यों में से एक है, जहाँ पर गेहूं की जो उपज होती है वो सबसे ज्यादा होती है, ये माना जाता है। ठीक है। नॉर्दर्न प्लेन तो वैसे भी बहुत उपजाऊ है, और उस नॉर्दर्न प्लेन में भी अगर सबसे ज्यादा उपजाऊ इलाका कौन सा है तो वो कौन सा है? पंजाब और हरियाणा का इलाका। ठीक, क्योंकि ये जो सिंधु नदी है ये और इसकी जो सहायक नदियां हैं ये वहां से मिट्टी ला ला के यहाँ पर डिपॉजिट कर रही हैं। एक खास बात और है, पंजाब के मैदान में एक खास प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, इसको हम लोएस मिट्टी बोलते हैं, या लोएस सॉइल बोलते हैं। मिट्टी बेसिकली क्या और ये खास क्यों है? ये मिट्टी दो चीजों से मिलके बनी है। पहली चीज तो जो हिमालय से बह के आने वाली नदियां हैं, ये नदियां वहां से ह्यूमस और बाकी डिपॉजिट्स लेके आती हैं, उससे एक मिट्टी तैयार होती है। वहीं पर राजस्थान में जो थार डेजर्ट है, रेतीला डेजर्ट है, वहां से जो बहने वाली हवाएं हैं वो राजस्थान के उस डेजर्ट से जो रेत है उसको उड़ा के लेके आती हैं। रेत में भी कुछ खास प्रकार के मिनरल्स होते हैं, और वो रेत के साथ उड़ के आए हुए मिनरल्स पंजाब के मैदान पर डिपॉजिट होते हैं, और इन दोनों मिट्टियों के घालमेल से एक नई और बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी का जन्म होता है, जिस मिट्टी को हम लोएस सॉइल बोलते हैं, लोएस मिट्टी बोलते हैं। तो लोएस मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? लोएस मिट्टी आपकी पाई जाती है पंजाब प्लेन्स में, इसको आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम लोग देखें
तो यहाँ पर एक डैम है जिस डैम का नाम है भाखड़ा, भाखड़ा नागल डैम। भाखड़ा नागल डैम किस नदी पर बना हुआ है? भाखड़ा नागल डैम बना है सतलज नदी पर। और इसी भाखड़ा नागल डैम पर एक रिजर्वायर है, एक जलाशय है। इस जलाशय का नाम है गोविंद सागर जलाशय। गोविंद सागर जलाशय। ठीक है। वहीं इसी पंजाब प्लेन में ब्यास रिवर पर एक और डैम है जिस डैम का नाम है पोंग डैम। नदियां हम लोग जब देखेंगे तो वहां पर इन डैम्स के बारे में हम और बात करेंगे। पोंग डैम है, और यहाँ पर इस पोंग डैम पर भी एक जलाशय का निर्माण हुआ है, और इस जलाशय का नाम है महाराणा प्रताप सागर जलाशय। साथ ही साथ यहाँ आगे जब हम लोग चलते हैं तो मैंने बताया रावी, ब्यास और सतलज नदियां यहाँ पर बहती हैं। ठीक है, रावी, ब्यास और सतलज नदियां यहाँ पर बहती हैं। और यहाँ पर जब सतलज नदी आपकी ब्यास नदी से मिल जाती है, तो सतलज और ब्यास का जो संगम होता है वो हरिके के पास होता है। एक जगह है पंजाब में, हरिके के पास होता है। और इस हरिके से जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो वहां से एक नहर निकाली गई है जिस नहर का नाम है हरिके कैनाल, या इसी नहर का नाम है इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी नहर इसको बोला जाता है। ये जो इंदिरा गांधी नहर है इसका जो निर्माण हुआ था, इसका निर्माण शुरू होता है 1952 में, और इसके निर्माण का जो कंप्लीशन होता है वो होता है 1900, सॉरी, इसका कंप्लीशन होता है 2010 में। 1952 में शुरू हुआ था, कंप्लीट हुई तो 2010 में। ये भारत की सबसे लंबी नहर मानी जाती है। और इस नहर का जो निर्माण किया गया था वो ब्यास और सतलज के जल को राजस्थान के उन इलाकों तक पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया था जहां पर पानी की बहुत ज्यादा कमी है। ये हमारे पास पंजाब का मैदान है, आपको इसके बारे में सारी बातें ध्यान रखनी है। पंजाब के मैदान के बाद हम और ईस्ट की तरफ मूव करते हैं और हमारे पास आ जाता है गैंगेटिक प्लेन। अच्छा, एक चीज मैं आपको और यहाँ पर बता दूं कि ये जो राजस्थान प्लेन है, राजस्थान प्लेन में एक ये रीजन, इसको हम गंगा सागर रीजन बोलते हैं। ये राजस्थान प्लेन का गंगा सागर रीजन है, और गंगा सागर रीजन कुछ और नहीं है। ये गंगा सागर रीजन इसी पंजाब प्लेन का ही एक एक्सटेंशन है जिसको राजस्थान प्लेन में शामिल किया जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं गैंगेटिक प्लेन की गंगा के मैदान की बात कर लें। गंगा का जो मैदान है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला है ऊपरी गंगा का मैदान, फिर मध्य गंगा का मैदान, और फिर गंगा का निचला मैदान। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान, और गंगा का निचला मैदान। तो ये अगर हम देखें तो यहाँ पर ये गंगा का मैदान है। गंगा के मैदान को तीन पार्ट में डिवाइड किया गया। गंगा का मैदान बेसिकली अगर हम लोग देखें तो ये जो अपर गंगा का मैदान है इसी को रुहेल खंड के नाम से जाना जाता है। ठीक। और ये जो अपर गंगा का मैदान है ये लगभग मैक्सिमम यूपी को कवर करता है। अपर गंगा का मैदान मैक्सिमम यूपी को कवर करता है। यूपी का जो 80 टू 90% एरिया है वो इसी अपर गंगा के मैदान से कवर्ड है। ठीक। ये बेसिकली जहां पर गंगा और यमुना का संगम होता है उसके पहले के इलाके को अपर गंगा कैनाल का मैदान, जो प्लेन है वो कहते हैं। और उसके बाद ये आगे जो है बिहार तक का जो रीजन है, बिहार केंद्र तक का जो रीजन है उसको हम बोलते हैं मिडिल गंगा प्लेन। और बिहार के अंत के आसपास से लेके जो पश्चिम बंगाल में एंट्री तक का जो रीजन है गंगा के, उसको हम लोग बोलते हैं लोअर गंगा का प्लेन, या गंगा का निचला मैदान हम यहाँ पर बोलते हैं। क्या करके इनको हम लोग देख लेते हैं। ऊपरी गंगा का मैदान यमुना से गंगा तक विस्तृत है, इसको गंगा यमुना दोआब भी बोलते हैं। और इसे रुहेलखंड का मैदान भी बोलते हैं। ठीक है। ये सबसे बड़ा एरिया है, और अगर हम इसका क्षेत्रफल देखें तो ये लगभग 1,50,000 स्क्वायर किलोमीटर में ये अपर गंगा का जो मैदान है वो फैला हुआ है। तो इसको ध्यान रखना है कि मैक्सिमम यूपी का जो एरिया है वो इस इसी में कवर्ड है। यहाँ की जो मेन रिवर है वो कौन है? यहाँ की मेन रिवर है गंगा, और उसकी दूसरी ट्रिब्यूटरीज यहाँ की जो मेन रिवर है। इसके अलावा ये जो अपर गंगा का मैदान है इसमें हिमालय और जो दूसरी पेनिनसुलर प्लेटो से बहती हुई नदियां आती हैं।
यहाँ पर जो एलुवियल डिपॉजिट है वो केवल हिमालयन रिवर गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज का नहीं है, बल्कि गंगा की उन ट्रिब्यूटरीज का भी है जो कहाँ से बह के आ रही है, पेनिनसुलर प्लेटो से बह के आ रही हैं। जैसे यमुना की सहायक नदियां चंबल हो गई, केन हो गई, ऐसे ही गंगा की सहायक नदी सोन हो गई। ये कहाँ से, पेनिनसुलर प्लेटो से बहती हुई आ रही है और गंगा में मिल रही हैं। तो इसलिए ये जो रीजन है ये इन दोनों नदियों के एलुवियल डिपॉजिट से सिंचित होता है। ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली अगर हम देखें तो जो ऊपरी गंगा का मैदान है इसमें जो इसकी जो गहराई है, या अगर हम बोलें इसमें जो मिट्टी का डिपॉजिट है, या जो जलोढ़, या जो एल्यूवियल डिपॉजिट है, नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी जो भरी गई, उसकी गहराई कितनी है, तो वो 4,000 से 6,000 मीटर तक इसमें मिट्टी ये भरी हुई है। इसीलिए ये जो इलाका है ये भूकंप के प्रति सबसे कम संवेदनशील इलाका है, क्योंकि अगर भूकंप आएगा भी तो ये जो एक कुशन हमको मिल गया है जलोढ़ मिट्टी का, वो उसकी मैक्सिमम एनर्जी को क्या कर लेगा, उसकी मैक्सिमम एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो उसका बहुत ज्यादा नुकसान इस इलाके के लोगों को नहीं झेलना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमको एक कुशन दिया है सर भगवान ने, प्रकृति ने। ठीक। अब यहाँ पर अगर हम आगे चले तो अगला हमारे पास है मध्य गंगा का मैदान या कोसी का मैदान, यानी कि मिडिल गंगा प्लेन। मिडिल गंगा प्लेन की जो मेन रिवर्स हैं वो है हमारी गंडक, कोसी और सोन। गंगा तो है ही, गंडक, कोसी और सोन है। ठीक है। अब जब हम इसमें आगे और ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं तो जहां पर बिहार खत्म होने वाला होता है, बिहार के खत्म होने के पहले से ही और वेस्ट बंगाल के शुरू होने के पहले से ही शुरू हो जाता है लोअर गंगेटिक प्लेन, निचला गंगा का मैदान शुरू हो जाता है। इसके ऊपर अगर हम गंगेटिक प्लेन के नॉर्थ की तरफ देखें तो नॉर्थ की तरफ हमारा नेपाल है, शिवालिक है। ठीक। साउथ की तरफ देखें तो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू शुरू होने वाला होता है, और यहाँ पर जो छोटा नागपुर प्लेटू वगैरह का भी कुछ हिस्सा यहाँ पर हमारा इसको छूता हुआ चला जाता है। गंगा के मैदान की जो ढाल है वो चाहे अपर गैंगेटिक प्लेन हो, मिडिल गैंगेटिक प्लेन हो या लोअर गैंगेटिक प्लेन हो, इसकी जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है, और इसीलिए यहाँ पर जितनी भी नदियां हैं, चाहे वो गंगा हो चाहे वो यमुना हो, और जो दूसरी नदियां हो वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती हैं। इसीलिए इनको पूर्व वाहिनी नदियां बोलते हैं। सोन एक यहाँ पर ध्यान रखें वो नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ बहती है। ठीक है, क्योंकि वो प्लेटू से बहती हुई आती है तो वहां के नेचुरल स्लोप को वो फॉलो करती है। यहाँ पर कई सारी छोटी छोटी नदियां हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट नदियां जिनमें से एक नदी हमारे पास पुनपुन नदी भी है। ठीक। जो पटना के पास आके गंगा में मिल जाती है। एक और यहाँ पर एक छोटी सी नदी जिसके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, इसका नाम है कर्मनाशा नदी। ये कर्मनाशा नदी भी एक छोटी सी नदी है जो वाराणसी के पास जाके गंगा में मिल जाती है। ठीक। गंगा के मैदान को कोसी का मैदान ही बोलते हैं, और कोसी यहाँ की एक इंपॉर्टेंट रिवर है। कोसी के बारे में कुछ बातें ध्यान रखनी जरूरी हैं। जैसे कोसी वो नदी है जिसमें माउंट एवरेस्ट की बर्फ का पानी आता है। कोसी का मैक्सिमम पानी माउंट एवरेस्ट की पिघली हुई बर्फ से आता है। दूसरी चीज ये है, कोसी एक ऐसी नदी है जो अपना मार्ग बहुत जल्दी जल्दी बदलने के लिए कुख्यात है। और मार्ग क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी बदलती है तो ये बहुत जल्दी जल्दी बाढ़ लेके आती है। और ये बिहार में, बिहार के शोक के रूप में मशहूर है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा फ्लड प्रोन नदी है, बहुत ही ज्यादा बाढ़ लाने वाली ये नदी है। इसी तरह की एक और नदी है जो बहुत ज्यादा बाढ़ लाती है, जो चाइना में, जिसका नाम है हुआंगहो नदी। ठीक। अब हम लोग बात कर लेते हैं लोअर गंगा प्लेन के लिए, यानी कि निचले गंगा के मैदान में। ये वो एरिया है जहां पर जो गंगा है वो बिहार से निकलकर बंगाल में एंट्री करती है। और यहाँ पर अब गंगा बेसिकली क्यों समुद्र के पास पहुंच गई, तो यहाँ पर गंगा का जो बहाव है वो बहुत धीमा हो जाता है, और गंगा अपनी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज में टूट जाती है, जिनमें से एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी का नाम क्या है, इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी का नाम है हुगली। और यहीं पर एक बैराज है जिसका नाम है फरक्का बैराज। फरक्का बैराज है। और क्योंकि गंगा यहाँ पर बहुत धीमी हो जाती है तो उसके धीमे होने की वजह से जो भी एलुवियल डिपॉजिट वो अपने साथ लेके आई और अभी तक डिपॉजिट नहीं हो पाया, नदी के बहाव के कम होने की वजह से वो यहाँ पर डिपॉजिशन शुरू हो जाता है। ब्रह्मपुत्र भी आ रही है, वो भी यहाँ पर मिल जाती है, उसका भी डिपॉजिशन यहाँ पर शुरू हो जाता है। ऊपर से कोसी, गंडक, ये सब भी आ रही है, वो भी अपने साथ एलुवियल लेके आई है, वो भी डिपॉजिट यहाँ पर होना शुरू हो जाता है गंगा के पानी के धीमे होने की वजह से, मंथर होने की वजह से, क्योंकि जमीन का जो स्लोप है अब उतना ज्यादा
स्लोपी नहीं रह गया है। तो इस वजह से यहाँ पर डेल्टा बनता है। और ये जो डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया जा रहा है इसको हम सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। और इसके बाद आगे जाके जो गंगा है वो गंगा जाके बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है, बांग्लादेश में एंटर होने के बाद। यहाँ पर गंगा के मुहाने पर दो मेन द्वीप हैं, जिनमें से एक का नाम है सागर द्वीप और दूसरे का नाम है लोथियन लोथियन द्वीप। ये दोनों द्वीप इंपॉर्टेंट, इनके नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। जो लोथियन आय द्वीप है, यहाँ पर एक नेशनल पार्क भी है, पाया जाता है, बनाया गया है। अब सुंदरबन की थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। सुंदरबन डेल्टा है। सुंदरबन डेल्टा बेसिकली इंडिया और बांग्लादेश दोनों में फैला हुआ है। सुंदरबन डेल्टा का 40% भाग केवल इंडिया में है। सुंदरबन डेल्टा का 40% भाग केवल इंडिया में है। और 60% जो भाग है वो कहाँ पर सिचुएटेड है, वो बांग्लादेश में सिचुएटेड है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट है। ठीक, विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव फॉरेस्ट पाया जाता है यहाँ पर। एक खास प्रकार का वृक्ष पाया जाता है जिसको हम सुंदरबन का नाम दे सुंदर जिसका नाम सुंदरी है। और इसी सुंदरी के नाम पर इसका नाम पड़ा है सुंदरबन। ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसका 40% हिस्सा भारत में है, 60% हिस्सा बांग्लादेश में है। यहाँ पर सुंदरबन में ये संरक्षित क्षेत्र है। यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है, जिसके लिए यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व बनाया गया है। ये एक जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी है और ये एक नेशनल पार्क भी है सुंदरबन। इसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब हम लोग आ जाते हैं असम के मैदान या ब्रह्मपुत्र के मैदान पर। ये जो असम का मैदान है ये सिंचित है किसके द्वारा, ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा सिंचित है। ब्रह्मपुत्र भारत की सबसे बड़ी नदी है, ध्यान रखिए, सबसे बड़ी। और सबसे लंबी में कंफ्यूज मत होइएगा। सबसे लंबी है हमारी गंगा और सबसे बड़ी है हमारी ब्रह्मपुत्र नदी, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है। भारत की जो दूसरी सबसे लंबी नदी है वो कौन सी है, भारत की जो दूसरी सबसे लंबी नदी है वो है गोदावरी, जो पेनिनसुलर इंडिया में पाई जाती है। तो ये हमारा बेसिकली क्या था, ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन का सारे आस्पेक्ट, सारे डिवीजन और सारी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने समझ ली हैं। ये आपका जियोग्राफी का आज का 8 तारीख का जो टारगेट है वो कंप्लीट होता है। आपको दूसरी क्लास मिलेगी एक और हिस्ट्री की, जिसमें हम लोग वैदिक पीरियड में वैदिक साहित्य की बात करेंगे। तो ये कवर करिए, बाकी चीजें भी करते रहिए। मैं बार बार बोलता हूँ, आपके पास अगर अपने खुद के कोई सोर्सेज हैं, दूसरे सोर्स हैं, तो उनको फॉलो करते रहिए और अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए। ठीक है, तो मिलते हैं ज्योग्राफी की अगली रिवीजन क्लास में, जो कि होगी आपकी 9 तारीख को। ठीक है, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।